जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास का सार वाला वीडियो है। ठीक है, इससे पहले 8 वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। ठीक है, देख लीजिए आपने, अगर नहीं देखा है तो एक सीक्वेंस में देखेंगे, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये आपको आर का जो री एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए यूपीपीएससी का जो कोर एग्ज़ाम है, पीसीएस का प्री जो होगा, उसके लिए महत्वपूर्ण है। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, जहाँ पर भी जीएस वगैरह पूछा जाता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे किसी स्टेट के पीएससी का एग्ज़ाम हो। तो ये आप सोच के मत चलिए कि ये सिर्फ पर्टिकुलर इसी परीक्षा के लिए है, नहीं, ये सभी परीक्षाओं के लिए है। ठीक है, जीएस कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली किसी परीक्षा के लिए बताया जाता है। आपको जीएस अगर उसमें सामान्य अध्ययन लिख दिया गया, दैट मीन्स वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इतिहास का आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो ये महत्वपूर्ण है। आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में। ठीक है, सब्सक्राइब भी करवाइए। चलिए, ये जूनियर असिस्टेंट जो अभी एग्ज़ाम होगा जूनियर असिस्टेंट का, उसके लिए भी वीपीओ का एग्ज़ाम होगा उसके लिए, और जो भी हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसको देखिए, ठीक है, इसको लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके पहले हमने सल्तनत काल का प्रारंभ किया था। जो पहले की जो वीडियोज़ हैं उनमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर के और हम सल्तनत काल तक पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद हम जो इसके पहले 8वां वाला जो वीडियो था उसमें भी हमने सल्तनत काल का काफ़ी पार्ट कवर कर लिया था। हम लोग ने मामलुक वंश या गुलाम वंश देखा, उसके बाद खिलजी वंश देखा। अब हम तुगलक वंश की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण वंश है। देखिए, अगर मिडवल हिस्ट्री की बात किया जाए तो मिडवल हिस्ट्री में आपका जो सल्तनत पीरियड है, ये सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, और मुग़ल, इनसे भर भर के प्रश्न पूछता है। अगर जो पूछा जाता है हिस्ट्री का कोई प्रश्न मेडिवल हिस्ट्री पार्ट से आएगा तो इनसे जो है आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके इतर भी मिल सकते हैं, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो तुगलक वंश अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये जो तुगलक वंश रहा है, इसका जो पूरा शासनकाल रहा है, ये सर्वाधिक जो सल्तनत काल में अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक किसका था, तो इसी का था। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी समय तक इसने शासन किया है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें स्थापित कैसे हुआ ये सल्तनत काल, तो गयासुद्दीन तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक जो है, इसने इसकी स्थापना की थी। इसमें जो कुछ दिया हुआ है ये क्रम याद रखिएगा, क्रम भी पूछ लेता है कई बार। ठीक, तो ये उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, इसका बेटा होता है ये। फिर फिरोज़ शाह तुगलक आता है, इसका ये चचेरा भाई होता है। फिर उसके बाद ये तुगलक शाह, फिर अबू बकर, फिर शहजादा नसरुद्दीन, शहजादा मोहम्मद, उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह। उसके बाद ये लोधी वंश आता है, समाप्त हो जाता है ये। ठीक है, सैयद वंश आता है, सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश आता है, सैयद वंश के बाद जो है ये फिर लोधी वंश, उसके बाद मुग़ल आ जाते हैं। ठीक है, बाबर आता है, इब्राहिम लोधी को हरा करके मुग़ल शासन की स्थापना करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो कि इसका संस्थापक रहा है, याद रखिएगा। ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का ये एक तरीके से एक सूबेदार टाइप का था ये। ठीक है, उसी के उसमें कार्य भी करता था ये, वह जानकारी भी दी हुई है। देखिए, ये कुतुबुद्दीन जो ये मुबारक शाह खिलजी के समय ये कहाँ पर था, ये उत्तर पश्चिमी सीमाओं का ये प्रधान रक्षक नियुक्त किया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसकी उपाधि गाजी मलिक की थी, इसको याद रखिएगा। तुगलक वंश का ये संस्थापक रहा है। ठीक, इसकी जो माता रही हैं हिंदू जाट रही हैं, पिता करौना तुर्क। ठीक, बलवन का ये दास था, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, बलवन का ये दास था ये। ठीक है, याद रखिएगा। दीपालपुर का ये राज्यपाल नियुक्त किया गया था, कब, अलाउद्दीन के समय। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट्स हो सकता है कि घुमा फिरा के आपसे वाक्य में पूछ लिया जाए, जो अभी पैटर्न चल रहा है। आपने देखा होगा आर का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो पेपर लीक हो गया, उसमें देखिए कि किस तरीके से पैटर्न चेंज किया है। ठीक है, वाक्य 1 दे दिया, वाक्य 2 दे दिया। अब बताइए भैया कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरीके से, या असर्सन और रीज़न इस तरीके से दे दिया। सीधे सीधे प्रश्न बहुत कम पूछे गए, तो इन फैक्ट्स को याद रखिएगा, हो सकता है किसी भी तरीके से पूछ ले। ठीक, इसके बारे में कुछ चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। तो इसके सैन्य कार्य याद रखिएगा। सैन्य कार्य में जैसे मंगोल के आक्रमण से रक्षा करना। ठीक है, ये मलिक उस गाजी की उपाधि इसने धारण करी थी। खुसरो शाह से दिल्ली इसने छीना था। ठीक है, 1320 में ये सुल्तान बना। अन्य नाम इसका गाजी बेग भी पूछा जाता है, अन्य नाम क्या है इसका, गाजी बेग। तो गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक, इस तरीके से भी। ठीक, बहुत सारे कार्य किए इसने, देखो अभी आपको पता चलेगा। राजस्व प्रशासन में इसमें जैसे लगान इसने उपज का 1/5 से लेकर के 1/3 भाग तक लिया। ठीक है, अकाल के समय भूमि कर माफ़ भी किया था इसने। राजस्व वसूली में जो है ये सरकारी कर्मचारियों को हिस्से की जगह ये कर मुक्त जागीरें प्रदान करता था। ठीक, नस्ल और बटाई ये पूछा जाता है ये प्रश्न, जहाँ मैं स्टार मार्क करूँगा उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक,
तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नस्ल और बटाई की प्रथा पूछी जाती है ये, ठीक। नहर निर्माण वगैरह इसने करवाया था। ये प्रथम शासक था जिसने कि नहर निर्माण यानी कि सिंचाई व्यवस्था इसने सुदृढ़ करने का प्रयास किया था। कई सारी नहरें बनवाई थी इसने, ठीक। चलिए आगे, हो सकता है इसमें दिखे आपको कहीं, ठीक है। नहीं दिखेगा, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, एक दो पॉइंट और बता देता हूँ उसके बारे में, ठीक है। एक तो ये हो गया कि पहला जो शासक था ये प्रथम शासक था जिसने कि नहर निर्माण करवाया, तो याद रखिएगा। दूसरा एक चीज़ और याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका मनमुटाव भी था, ठीक है। और उसी ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि ये गया था, ये किसी इनका जो मनमुटाव था वो कुछ राजस्व को लेकर के था, कुछ जागीरें या कुछ ऐसे इसके पहले जो प्रदान की गई थी, तो ये सबसे मतलब वापस ले रहा था इस तरीके से। और उसमें ये निजामुद्दीन औलिया को भी इसने कहा था कि ये चीज़ें आप वापस कर दीजिए, या कुछ ऐसा था इनका जो विवाद था। तो बोला था कि मैं अभी यहाँ जा रहा हूँ यहाँ पे ये ऑपरेशन में जा रहा हूँ, ये वहाँ से जब लौटूंगा तब आप जो है इसको ये चीज़ कर देना, ये इस तरीके से। तभी उसने कहा था, ये पूछा भी जाता है, कहीं पूछा भी गया है शायद, कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि हुजूर दिल्ली दूर है, यानी कि आप दिल्ली जब पहुँचोगे, वापस आओगे, उसके लिए आपको बहुत मतलब टाइम लगेगा, दिल्ली दूर है। वैसे भी आपने कहावत सुना होगा ना, बोलते हैं लोग कि दिल्ली दूर है, तो अभी दिल्ली दूर है, तो इस तरीके से, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा, कहते हैं कि ये जब वहाँ से लौट रहा था, अपना ये ऑपरेशन ख़त्म करके आ रहा था, तो वहाँ पे इसका जो ये पुत्र था, इसने उसके स्वागत में, ठीक है, उसके स्वागत में बहुत सारा इंतज़ाम किया था। वो इंतज़ामात में बोलते हैं कि वहाँ पे जो ऐसे मतलब मचान टाइप का, महल टाइप का, लकड़ी टाइप का, वो लकड़ी का महल टाइप का बनवाया था। और कहते हैं कि वहाँ पे हाथियों की दौड़ करवा दी उसने, या कुछ ऐसा था। तो वो महल पूरा वो गिर गया, ढह गया, उसी में दब के वो मर गया ये, ठीक। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद फिर ये गद्दी पर बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। ये जितना ये पढ़ा लिखा था, उससे ज़्यादा कोई भी इतिहास में आपको जितने भी शासक हुए हैं, कोई भी इतना पढ़ा लिखा शासक नहीं हुआ। लेकिन इसकी किस्मत ख़राब थी कि जो भी ये कार्य करता था उसमें कुछ ना कुछ जो है वो लोचा हो जाता था, ठीक। जैसे आगे बताते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इसमें, ठीक। देखिए, दीवान अमीर कोही की इसने स्थापना की, यानी कि कृषि विभाग की, कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग बनाया इसने। कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता भी करी। अधिकाधिक भूमि को कृषि के अधीन में लाना, ये इसका कार्य प्रमुख रहा। इसने देखिए क्या क्या कार्य किए, जैसे राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद ले गया ये। हालांकि वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं कि कैसे कैसे वो सब मतलब फेल हो गया ये, जितने भी ये चीज़ें करी इसने, सब में इसको असफलता ही हासिल हुई। सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक ये था, ये जो दिल्ली से दौलताबाद ले गया, ठीक है। बहुत सारे लोग मतलब रास्ते में ही मर गए, ठीक है। फिर वहाँ से यहाँ फिर आया, दिल्ली फिर लेके आया, तो मतलब वो विफल ही हो गया एक तरीके से। इब्न बतूता का कथन था, राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य दिल्ली के निवासियों को दंड देना था। दिल्ली में जितने भी इसके थे निवासी, उनको यहाँ से बोला कि चलो बोरिया बिस्तर उठाओ और पहुँचो दौलताबाद। तो वहाँ पे ये चीज़ें हुई। रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी, पहले इतनी सुविधाएं थोड़ी थी। आज आप उठा के जो एक्सप्रेस वे बने हैं और पहुँच जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो इतने दुर्गम जो रास्ते हुआ करते थे, वहाँ ऊपर से जो है दस्यु का डर, डाकुओं का डर, ठीक है। रास्ते में खाने का, पीने का, ये सब इतनी सुविधाएं थोड़ी थी। आप सोचिए, आप आज से 500 400 500 साल पहले क्या था? कुछ नहीं था। हिंदुओं के त्योहारों में जैसे होली में ये भाग लेता था, ये पहला सुल्तान था। गैर तुर्क और भारतीय मुसलमानों को भी ये सरकारी पदों पर नियुक्त किया था इसने, ठीक है। बर्नी इसका कटु आलोचक था इस चक्कर में, ठीक है, याद रखिएगा। सिक्कों पर इसने उत्कीर्ण शब्द जैसे अल सुल्तान जिल्ली इलाह करके, ठीक है, सुल्तान ईश्वर की छाया है, इस तरीके से ईश्वर सुल्तान का समर्थक, ये सब चीज़ें इसने सिक्कों पर आकीर्ण करवाई थी ये, ठीक। तो ये याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और आगे चलिए, स्वर्ण सिक्के इसने चलवाए, दिनार, ठीक है। इब्न बतूता बताता है कि, अच्छा इब्न बतूता के बारे में जान लीजिए। इब्न बतूता बेसिकली मोरक्को का ये था, वहाँ का ये विदेशी यात्री था, और ये इसके शासनकाल में आया था, ठीक है। इसने दिल्ली का काजी भी इसको नियुक्त किया था, ये इब्न बतूता को, ठीक है। और उसके बाद इसने चीन में अपना इसको दूत भी बनाकर भेजा था। तो ये बहुत सारे काम करवाए उसने, ठीक, ये याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूं का कथन था। ये कथन क्यों था वो भी आपको आगे पता चलेगा।
सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। कहने का मतलब ये हुआ कि इसने ऐसे 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 इसने प्रयोग किए जो कि सारे ही विफल हो गए। ठीक है, कैसे कैसे प्रयोग किए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसने दोआब में, दोआब समझते हो आप, दोआब बताता हूँ मैं आपको। जो दोआब का मतलब ये हुआ कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, तो एक तरफ अगर ये यमुना जी बह रही हैं, इधर से आपकी गंगा जी बह रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आके मान लीजिए ये मिलती हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला बेसिकली ये दोआब क्षेत्र है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में इसने कर वृद्धि करी, यानी कि कर वृद्धि करी इस क्षेत्र में, और सूखा पड़ गया, वहाँ पे अकाल आ गया इस तरीके से। ठीक, और फिर से मतलब कर तो नहीं मिला, उसके अलावा ये हुआ कि सूखा और अकाल पड़ गया, तो इसको सरकारी खजाने से भी जो ये थे खाद्यान्न वगैरह, ये सब वितरण करने पड़े उसको। ठीक है, तो यानी कि ये भी विफल रहा। दूसरा, इसका जो दिल्ली से दौलताबाद इसने ये किया राजधानी परिवर्तन, वो भी विफल रहा, मैंने बता दिया आपको। ठीक, वो किया इसने, वो भी मतलब विफल हो गया। ठीक, तो इस तरीके से एक और अभियान इसने किया था, कराची या खुरासान अभियान बोलते हैं उसको, वो इसने करा। वहाँ पे गया, कहते हैं कि वहाँ पे मतलब कितने ये सेना लेके गया, 4-5 लाख सेना ये इस तरीके से लेके गया, और वो वहाँ पे बर्फ़ पड़ गई, ये वो हुआ, दुनिया भर की चीज़ें हुई, और ये वहाँ भी इसके सैनिक मारे गए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हुई जो ये नहीं, कराची और खुरासान वाले में ये था कि हाँ, वहाँ से युद्ध करने के लिए ये इसने बहुत बड़ी सेना बनाई, और बाद में सारा सब कुछ जब हो गया इंतज़ाम, सेना बन गई, तैयार हो गया, उसका प्रशिक्षण ये वो, भाई सेना बनाने में आप सेना रख रहे हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें इसने सब कुछ कर लिया, 4-5 लाख की सेना बना ली। उसके बाद पता चला कि वो कराची और खुरासान में क्या हुआ कि तख्ता पलट हो गया, और वहाँ का जो शासक जो बना वो इनसे मित्रता कर लिया एक तरीके से। ठीक है, ये ऐसा था। तो ये भी इसका जो है वो ख़राब हो गया। फिर भाई इतनी बड़ी सेना लेके क्या करेगा वो, फिर से मतलब हटा दिया उसको। ठीक, तो ये इस तरीके से इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जिसमें कि इसको सफलता नहीं प्राप्त हुई। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें थी। अब आगे और भी बताता रहूँगा मैं आपको। बरनी के सवार मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाएं, तो हाँ ये बता दिया मैंने, दो आप में ये बता दिया मैंने आपको। सांकेतिक मुद्रा, हाँ ये छूट रहा था। सांकेतिक मुद्रा का क्या किया इसने कि भाई सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया इसने। प्रचलन ऐसे किया कि इसने बोला कि तांबे का जो और जो मुद्राएं थी उसको हटा के तांबे की जो मुद्रा वो इसने चला दिया। अब तांबे की मुद्रा चला दिया तो कहते हैं कि उस समय इन्हीं बरनी और इन्हीं के जो अनुसार कि घर घर में जो है वो टकसालें खुल गई। ठीक है, तो वो भी वापस कर लेना पड़ा उसको डिसीजन, वो डिसीजन भी भारी पड़ गया ये। ठीक, और ये खुरासान और कराची वाला बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, अभियान, तो ये याद रखना। ठीक, हालांकि बहुत सारे ढंग के कार्य भी किए इसने, बहुत सारे विभाग ऐसे बनवाए जो कि मतलब बहुत सारे चीज़ें करवाई इसने। जैसे मैं बताता हूँ आपको क्या क्या और कार्य किए थे। उसके बाद तो ये फिरोज शाह तुगलक शुरू हो गया, इसके बारे में और फैक्ट्स जानिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसको ज़रूर देखा करिए आप लोग, और जो मैं अलग से जो फैक्ट्स बताता हूँ उसको ज़रूर नोट कर लिया करिए। जैसे इसने क्या किया, क्या करवाया, और अकाल संहिता का निर्माण करवाया, अकाल संहिता का निर्माण करवाया। ठीक है, इसी के काल में सर्वाधिक जो विद्रोह हुए तो इसी के काल में हुए, ये भी याद रखिएगा एक फैक्ट। ठीक, याद रखिएगा। मैंने बता दिया कि दिल्ली जो चीन दूत भेजा था बना करके, इब्न बतूता आया था, इसी के काल में आया था। ठीक है, 1333 में। ठीक, सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य इसी काल में था, याद रखिएगा, सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य। ठीक, अगर पूछे तो याद रखना इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य इसी के टाइम पर था। सती प्रथा को समाप्त करने का भी प्रयास इसने किया था। विद्वान, जैन विद्वान जो है जिन प्रभासूरी और जिम्बूजी, इनको संरक्षण दे रखा था। राजशेखर को भी संरक्षण दे रखा था। ठीक है, राजशेखर जैन विद्वान थे ये, इनको भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताए फैक्ट्स में, ये याद रखना ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें। अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसने कराई। जैसे कि रोज़गार विभाग उसने शुरू किया। ठीक है, नियुक्ति के लिए रोज़गार दफ्तर, गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल, अधिकाधिक लोगों को रोज़गार देने का प्रयास किया। संस्कृत ग्रंथों का ये फ़ारसी में अनुवाद करवाया इसने। ठीक, दीवान खैरात शुरू किया। ठीक है, यहाँ पे गरीब, मुस्लिम, अनाथ और विधवा स्त्रियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। गरीब मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था, राज्य के खर्च पर हज की यात्रा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ये फिरोज शाह तुगलक किया। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, दीवाने बंदगान, ये दासों का बड़ा शौकीन था ये।
इसके पास कहते हैं कि अगर सल्तनत काल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसके 1 लाख से अधिक जो है इसके पास क्या थे, दास थे। ठीक, दासों से जुड़े जो मुद्दे थे उनके एक पृथक जो विभाग ही बना दिया इसने। दीवाने बंदगान, उसका जो प्रमुख क्या हुआ करता था, याद रखना, वकील ए दर, ये ध्यान रखना क्योंकि पूछा जाता है, ये मैचिंग में आ जाता है। ठीक है, ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगाया था। ठीक, याद रखिएगा। दिल्ली के समीप फलों के 1200 नए बागों को लगवाया था इसने। अशोक के जो 2 स्तंभ मिले थे, एक मेरठ और टोपरा में, उसको ये दिल्ली लेके आया था। ठीक, तो याद रखिएगा ये 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी इसने करवाया था। हैं, ध्यान रखिएगा। लोक निर्माण विभाग, ये सब सारे फैक्ट्स हैं और पूछे गए फैक्ट्स हैं ये सब, तो इनको हल्के में मत लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। लोक निर्माण विभाग की स्थापना, शोहरत आम, लगभग 300 नवीन नगरों का निर्माण स्थापित, उसमें से कुछ प्रमुख नगर जैसे फतेहाबाद, हिसार, फिरोज़पुर, जौनपुर, फिरोज़ाबाद, ये सब। ठीक है, इसके समय का मुख्य जो वास्तुकार था वो कौन था, मलिक गाजी सहना। ठीक, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, इसके बारे में और भी कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। इसमें जो है वो तो ठीक है। दारुल सफ़ा बता दिया ना, इसमें दारुल सफ़ा है, इसमें दारुल सफ़ा, हाँ ये है, ये दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल। ठीक है, कुशल हकीमों की उपलब्धता होती थी इसमें, तो जाके आप वहाँ पे मतलब फ्री में इलाज करवा सकते थे। ठीक, बता ही दिया हमने। नगर बता दिया। हाँ, एक चीज़ और था, वो शायद इसमें आगे हो, लेकिन अभी यहीं जान लीजिए। सिंचाई कर इसने लगाया था, सिंचाई कर। ठीक है, उसका नाम क्या था सिंचाई का, हक ए सर्ब। ठीक है, ये याद रखना, हक ए सर्ब, उसका सिंचाई कर का नाम था ये। और ये कितना लगता था, ये कुल उपज का जैसे ये 1/10 भाग लेता था ये। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिरोज शाह तुगलक के बारे में और भी कुछ है। ये, इसको सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसने कुछ मुद्राओं का प्रचलन किया था, जैसे अधा, ठीक है, बिख। ठीक, पूछे गए हैं ये प्रश्न। ससगनी, इसलिए बता रहा हूँ, ससगनी। ठीक है, ससगनी, ये मुद्राओं का ये प्रचलन किया था। तो अधा, बिख और ससगनी, ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछे। इसमें जैसे ये देखिए, हक ए सर्ब का बताया गया है इसमें। ठीक, प्रथम सुल्तान था जिसने ये कर लगाया था। बंगाल अभियान, ये प्रथम अभियान के समय शासक कौन था, हाजी इलियास। पंडुआ का नाम इसने फिरोज़ाबाद रख दिया। इकदला का नाम ने आज़ादपुर रख दिया था इसने। ठीक है, शाही नहरों के पानी के प्रयोग पर ये कर ये अधिरूपित किया। ठीक है, फिरोज़ शाह द्वारा आरोपित एकमात्र गैर इस्लामी कर था ये हक सर्ब। ठीक, याद रखना, ये इसी पर लिया था इसने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बता दिया आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक, ये 1351 से लेकर के और 1388 तक ये इसका शासन रहा। इसके बाद तुगलक शाह द्वितीय आता है। ठीक है, उसका नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, नसीरुद्दीन महमूद का सीधे सीधे दिया हुआ है इसमें। ठीक, नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, जबकि वो उसमें उसके बीच वाले का गायब कर दिया है। तो याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा। तुगलक शाह द्वितीय आता है, तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर। ठीक है, अबू बकर, मोहम्मद शाह। ठीक है, उसके बाद हुमायूं खां, फिर आता है ये नसरुद्दीन महमूद शाह, जिसके समय पर ये आपका क्या ये आता है ना, ये मंगोल वगैरह ये सब आक्रमण होता है। ठीक है, तैमूर का आक्रमण होता है। ठीक है, ये नसीरुद्दीन शाह के समय पर ही होता है। ठीक, तो देखिए, नुसरत शाह की चुनौती, जहाँ पनाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक मतलब बहुत सीमित हो गई थी, दिल्ली से पालम तक ही थी। मृत्यु के बाद ही ये तुगलक वंश का अंत हो जाता है। ख्वाजा जहाँ, तुगलक वंश का अंतिम शासक था ये नसीरुद्दीन महमूद शाह, पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक, ख्वाजा जहाँ और द्वारा जौनपुर को ये स्वतंत्र राज्य में स्थापित कर दिया इसी के समय पर। पंजाब का सूबेदार जो खिज्र खां था वो भी स्वतंत्र हो गया। यानी कि जैसे जब साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य होता है, बड़ा साम्राज्य जब कमज़ोर होता है, ठीक है, तो जो क्षेत्रीय जो उनके सूबेदार होते थे या जो उनके ये सब होते थे, इक़्तेदार वगैरह, ये सब अपने जो है स्वतंत्र, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। ठीक, यही हाल हुआ था जब मुग़ल काल कमज़ोर पड़ा, औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, तो बहुत ज़बरदस्त राज्य फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही वो मरा, उसके बाद फिर वो जितने भी उसके उत्तराधिकारी हुए, उत्तर मुग़ल कालीन में जितने भी हुए, वो सब अयोग्य घोषित थे, अयोग्य हो गए थे। ठीक है, उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपने जो इतना बड़ा साम्राज्य था उसको बचा कर रखें। तो सब फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग छोटे छोटे जो साम्राज्य हैं वो निकल कर सामने आ जाते हैं सब। ठीक है, चाहे फिर वो आपका जौनपुर हो, अवध हो, ठीक है, बंगाल हो, ये सब सारी चीज़ें। साउथ में चले जाओ आप, ठीक है, बहमनी साम्राज्य का उदय, ये सब क्या है, ये सब जो है इसी के कारण से हुए। ठीक, तो याद रखिएगा। इब्न बतूता के बारे में देखिए,
ये सुल्तान ने इसको राजदूत बनाकर चीन भेजा था। मोरक्को का निवासी बता चुका मैं आपको। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आया था ये 1333 में, याद रखिएगा। सल्तनत काल में इसने डाक व्यवस्था का जिक्र किया है कि भैया उस समय डाक व्यवस्था बहुत विस्तृत प्रणाली थी। ये सल्तनत काल में ये इसी के द्वारा इसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको काजी नियुक्त किया गया था। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद जब आता है तो तैमूर का आक्रमण वगैरह होता है। उसके बाद फिर तैमूर क्या करता है, अपना जो है एक नियुक्त कर देता है वो। ठीक है, ये महमूद शाह के समय पर ही होता है तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद तैमूर अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करके जाता है खिज्र खां को। ये खिज्र खां कौन था, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बताया ना हमने, पंजाब का जो सूबेदार था ये खिज्र खां। इसी को यहाँ ला करके इसने यहाँ पे बिठा दिया गद्दी पे। ठीक, तैमूर के जो शासक दौलत खां पर इसने विजय प्राप्त कर ली। तैमूर द्वारा सूबेदार नियुक्त किया गया इसने। 1414 पर दिल्ली पर अधिकार कर दिया और ये यहीं से सैयद वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना। सरदारों द्वारा दौलत खां का दिल्ली के सुल्तान के रूप में चयन किया जाता है, लेकिन उसको आके ये हरा देता है और यहाँ पे उसको ये कर देता है, नियुक्त कर देता है अपने आप को, मतलब शासक घोषित कर देता है। ये हालांकि इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, रईयत आला की उपाधि धारण की थी, जो कि तैमूर द्वारा ये दी गई थी इसको। खुतबे में तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख का नाम ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके पुत्र का नाम क्या था, शाहरुख। तो ये उसके खुतबे में ये नाम डलवाता था ये। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, तैमूर ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंप दी थी। ठीक, तो ये ध्यान रखना। सिक्कों पर फिरोजशाह तुगलक के नामों का अंकन करवाता था ये। सभी के नामों का अंकन करवाया है इसने इस तरीके से खुतबे में, ये इस तरीके से। लेकिन इसने शायद जो मामलुक वंश था इधर, कुतुबुद्दीन ऐबक या इसका नाम नहीं है, इस तरीके से एक फैक्ट है। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे मुबारक शाह। ठीक है, और मोहम्मद शाह। इसके बाद ये दो शासक आते हैं। खिज्र खां के बाद ये गद्दी पर आता है। अभी UPPCS जो RO का एग्ज़ाम हुआ उसमें इन शासकों का क्रम पूछा गया था। ठीक, ये क्रम याद रखना। क्रम क्योंकि याद रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मुबारक शाह खिज्र खां के बाद, यानी कि सबसे पहले कौन, खिज्र। ठीक है, खिज्र, फिर मुबारक, उसके बाद मोहम्मद। ठीक है, तो ये क्रम याद रखना। लास्ट जो था ये आलम शाह। ठीक है, ये लास्ट था आलम शाह। तो ये प्रश्न देखिए पूछा गया है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इन चीज़ों को याद रखिएगा आप लोग। खिज्र खां के बाद ये स्वयं को सुल्तान ये घोषित करता है। यमुना किनारे ये मुबारकबाद शहर बसाता है ये। ठीक है, याह्या बिन अहमद सरहिंदी की एक पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही। ये पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा और ये लेखक का भी नाम याद रखिएगा, दोनों पूछे जाते हैं। मेवात, कटियार और गंगा दोआब क्षेत्र में ये अभियान किया इसने। ठीक, उसके बाद आता है ये मोहम्मद शाह। दिल्ली के समय सल्तनत बहुत छोटे क्षेत्र में सीमित थी। सैयद वंश का पतन इसके समय से ही प्रारंभ हो गया था। बहलोल लोदी का ये, मतलब कहते हैं कि बहलोल लोदी को ये अपना पुत्र मानता था, क्योंकि इसके बाद लोधी वंश का जो स्थापना होगी वो बहलोल लोदी ही करता है ये। ठीक, तो ये याद रखना। अलाउद्दीन आलम शाह आता है इसके बाद, उसका पुत्र है मोहम्मद शाह का। ठीक है, सैयद वंश का ये अंतिम शासक है। कौन, अलाउद्दीन आलम शाह, ध्यान रखिएगा। इसका जो वजीर है हामिद खान ने दिल्ली पर कब्जे के लिए बहलोल लोदी को आमंत्रित किया था। तो अगर ये पूछा जाए प्रश्न कि ऐसा मतलब किसने बहलोल लोदी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, तो इसका वजीर था हामिद खान। तो ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है सेंटेंस में पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। अंतिम समय ये अपना ये चला गया था बदायूं में। आलम शाह जो है वो बदायूं में अपना अंतिम समय व्यतीत किया था इसने। ठीक, छोड़ दिया था इसने एक तरीके से, बोलो भाई ले लो हमें अपने हाल पे छोड़ दो यहाँ। ठीक, तो बदायूं चला गया था। अब आती है बात यहाँ पे लोधी वंश की। लोधी वंश का स्थापना जो है वो बहलोल लोधी करता है। और कैसे करता है वो हमने बता दिया आपको। ठीक है, हामिद खान ने उसको, ठीक है, तो ये याद रखना आप कि बहलोल लोधी स्थापना करता है लोधी वंश की। ठीक, उसके बाद आप आता है ये सिकंदर लोधी, उसका पुत्र, फिर उसके बाद इब्राहिम लोधी। तो ये याद रखना, इनका क्रम भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहलोल लोधी ने क्या क्या किया, कैसे कैसी चीज़ें हैं वो ध्यान देते हैं हम लोग, देखते हैं, महत्वपूर्ण है ये। 1451 में लोधी वंश की स्थापना करी इसने। अन्य नाम इसका क्या था, बहलोल शाह गाजी। जौनपुर का सबसे महत्वपूर्ण जो विजय इसने किया था, हुसैन शाह सरकी को हराया था। तो इसने बहलोल लोधी ने अपने, पहले क्या हुआ था सैयद वंश, उसमें जब सैयद वंश का समय था तो उसने जौनपुर वगैरह स्वतंत्र हो गए थे, मैंने बताया था ना। तो उसमें क्या हुआ, ये बहलोल लोधी जब आता है तो बोलता है अच्छा बेटा तुम अलग हो गए, तुम इधर आओ पहले। तो ये इसको फिर से
इसके सल्तनत के उसमें लेके आता है, ठीक है। हुसैन शाह सरकी को हराता है। मृत्यु से पहले तीसरे पुत्र निज़ाम खां को यानी सिकंदर शाह लोधी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है ये, ठीक, ये याद रखना। उसके बाद बहलोल सिक्कों का प्रचलन करवाया। यह सिक्का भारत में अरब के शासन से पूर्व जो है विनिमय का मुख्य साधन था, ठीक है। बहलोली सिक्का बोलते थे उसको, ठीक, ये याद रखना। बहलोली सिक्कों का प्रचलन कब तक रहा? अकबर के समय तक रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे जो लंबा शासनकाल इसी का रहा है अगर देखा जाए तो। फरिश्ता के अनुसार ये इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, सिकंदर शाह लोधी आता है इसका पुत्र। 17 जुलाई 1489 को ये सुल्तान बनता है। लोधी वंश का महानतम शासक इसको कहते हैं। बहुत सारे काम करवाए इसने। 1504 में इसने आगरा की स्थापना की, आगरा नगर। गजे सिकंदरी ये एक तरीके से ज़मीन मापने की एक प्रणाली थी, ठीक है, पैमाना था, उसका ये प्रयोग करता था। यहाँ तक कि ये भी जो है अकबर के टाइम तक ये गजे सिकंदरी प्रयोग होता था, ठीक। फरहंगे सिकंदरी क्या था? ये आयुर्वेदिक ग्रंथ का ये फारसी में अनुवाद करवाया था इसने, फरहंगे सिकंदरी। लज्जते सिकंदर शाही ये क्या था? ये संगीत शास्त्र का ये प्रमुख ग्रंथ था। सहनाई सुनने का शौकीन था ये। गुलरुखी नाम से, ये उपनाम से कविताओं का लेखन भी करता था ये। तो ये पूछा गया प्रश्न है ये, गुलरुखी किसको कहा जाता था या किस नाम, कौन ऐसा शासक था जिसने कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा? तो ये सिकंदर शाह लोधी का नाम याद रखेगा। अनाजों से चुंगी और जकात समाप्त कर दिया था। उत्कृष्ट ये गुप्तचर व्यवस्था जो थी उस समय की बहुत बेहतरीन थी इसके टाइम पे, ठीक है। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर होने वाले उत्सव पर इसने रोक लगा दी थी, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी इसी का पुत्र होता था। ये 1518 में महाराणा सांगा से खतौली युद्ध होता है जिसमें कि ये हार जाता है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के खिलाफ होता है। इब्राहिम लोधी की पराजय होती है। पहला ऐसा शासक था जिसकी जो मृत्यु है वो युद्ध भूमि में हुई थी, तो ये याद रखना, ठीक। फरिश्ता का कथन है कि इब्राहिम लोधी मृत्यु पर्यंत तक लड़ा और एक सैनिक की भांति मरा, ठीक है। नियामतुल्लाह या नामतुल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत का कोई अन्य सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मारा गया। कहने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत में और कोई शासक ऐसा नहीं था जो कि युद्ध भूमि में जाकर के उसकी मृत्यु हुई हो, लड़ते लड़ते वो मारा गया हो, तो ये याद रखना। अब हम समझते हैं दिल्ली सल्तनत में चीज़ें समाप्त हो गई हैं। कुछ विविध फैक्ट्स और होंगे, उनको मैं हम लोग आगे देख लेंगे। बहुत सारे प्रश्न जो आर्ट एंड कल्चर से, जो ये राजस्व व्यवस्था थी उससे, ये सब जो हैं उनसे पूछे जाते हैं, तो उसको हम आगे कवर कर लेंगे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य आता है 1336 से लेकर के 1646 तक, काफ़ी लंबा शासनकाल रहा है। तो इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखिए, विजयनगर साम्राज्य में क्या है कि आपको एक मतलब कोई शासक नहीं था, एक वंश का शासक, उसमें आपको ये 4 वंश के शासक मिलते हैं, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अरविड़ वंश। इनका क्रम याद रखना, ऐसे ही चल रहा है ये, ठीक है। इनके क्रम में भी ये क्रम पूछे जाते हैं ये, ठीक है। तो ये क्रम अगर नहीं याद रहेगा तो आप गलत करके आ जाओगे। संस्थापक कौन था इसका? हरिहर और बुक्का, ठीक। सालुब वंश का सालुब नरसिंह, तुलुब का वीर नरसिंह, ठीक। तो ये याद रखना। और अराविडू का तिरुमल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, गलती से भी मतलब गलत ना करना अगर पूछा जाए तो। संगम वंश आता है तो 1336 में। हरिहर और बुक्का ये 2 बेसिकली भाई थे ये बेसिकली, ठीक है। इन्होंने ये संगम वंश की स्थापना करी थी, तो ये याद रखना इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए संगम वंश में शासक जो थे, इनसे शासक का क्रोनोलॉजी पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी में कौन कौन से शासक पहले आए, कौन बाद में आए, वो भी याद रखिएगा इसमें, ठीक। देखिए जैसे इसमें हरिहर, सबसे पहले हरिहर प्रथम, ठीक है, फिर बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय, विरूपाक्ष राय, बुक्का राय द्वितीय, ठीक। उसके बाद देवराय प्रथम, रामचंद्र राय, विजय राय, देवराय द्वितीय, विजय राय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष द्वितीय और प्रौढ़ देवराय। तो ये क्रम याद रखिएगा, ऐसे चल रहा है ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा इसको। सबसे पहले हरिहर प्रथम बनता है, ठीक है, ये आया। उसके बाद हरिहर और बुक्का के बारे में देखिए, मोहम्मद तुगलक से पराजय के पश्चात ये इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। हालांकि जो संत विद्यारण हैं, इनके प्रभाव से पुनः ये इनकी मतलब हिंदू धर्म में वापसी हुई, शिक्षा प्राप्त किया और इन्होंने अपना एक अलग साम्राज्य घोषित कर दिया, ये अपना एक अलग वो बना दिया। गुरु विद्यारण और एवं वेदों के ये भास्कर थे, सायण से, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, हरिहर द्वितीय के बारे में। बुक्का का ये पुत्र था बेसिकली, ठीक है। हरिहर
मैंने एक वीडियो बनाया था विजयनगर साम्राज्य से मतलब संबंधित, बहुत सारे फैक्ट्स मैंने बताए हैं उसमें। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो, तो मैं उसको कमेंट कर दूँगा, देख लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य का मैंने फुल डिटेल से बनाया हुआ है वीडियो, ठीक। उसको मैं यहाँ पे देखिएगा आप, जो यहाँ पे आई पे क्लिक कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। पूरा डिटेल से बताया हुआ है उसमें, एक भी चीज़ें छोड़ी नहीं है मैंने। चलिए, बुक्का का जो प्रथम पुत्र, ठीक है, ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची विजय, श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूला था इसने। कौन? हरिहर द्वितीय ने। बहमनी शास से बेलगांव और गोवा छीना था इसने, इसकी जो सफलता थी वो। शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक रहा है ये, ठीक है, शिव के विरूपाक्ष रूप, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है सालुब वंश। सालुब नरसिंह इसका संस्थापक रहा है। इमाद्य नरसिंह, ये नरसिंह राय, और टिम्मा भूपाल, ये रहे हैं इसके शासक, ठीक। संगम वंश के अंतिम शासक को पदच्युत कर शासक बना कौन? सालुब नरसिंह, ठीक। तो यहाँ पे इसको प्रथम बलात्कार कहते हैं इसको, यानी कि ज़बरदस्ती एक तरीके से ये बलात्कार की जो है, बलात्कार नहीं, बलात्कार, ठीक है, उसकी घटना ये पहली बार यहाँ पे देखने को मिलती है। संगम वंश का अंतिम शासक को पदच्युत करके ये शासक बना था सालुब नरसिंह, ठीक है, और सालुब वंश की स्थापना की। हालांकि बहुत लंबे समय तक नहीं रहा इसका शासनकाल। फिर उसके बाद इसका एक पुत्र सालुब नरसिंह का इमाद नरसिंह आता है, जो कि ये सालुब वंश का अंतिम शासक रहा। वीर नरसिंह द्वारा ये पदच्युत कर दिया गया था, जिसने कि तुलुप वंश की स्थापना की, ठीक है, तुलुप वंश आया, ठीक, ये याद रखिएगा ये, ठीक है। तुलुप वंश में देखिए ये कौन कौन रहा, ये वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय। अगर ये पूछा भी जाता है कि कृष्णदेव राय जो है वो किस वंश से संबंधित है, तो तुलुप वंश से, ठीक। फिर अच्युतदेव राय हो गए, वेंकट प्रथम हो गया, सदाशिव हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है, ये याद रखना, ठीक, ये ध्यान रखना। मेन जो प्रश्न बनते हैं वो कृष्णदेव राय से बनते हैं। अगर विजयनगर साम्राज्य से कोई इस तरीके से प्रश्न बनता है तो विजयनगर, ये कृष्णदेव राय से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उदयगिरी किला कृष्णदेव राय द्वारा जीता जाने वाला पहला किला था, तो कौन सा? उदयगिरी किला। उनकी प्रमुख पत्नियों में चिन्नम्मा देवी और तिरुमल देवी थी। रायचूर अभियान में इस्माइल आदिल शाह को हराया था। गोलकुंडा के युद्ध में इब्राहिम कुली कुतुब शाह को हराया था, ठीक है। संपूर्ण साम्राज्य से विवाह कर जो है ये समाप्त कर दिया था इसने। विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे, उनमें से एक ये भी कर था, विवाह कर, उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। कृष्णदेव राय के बारे में देखिए कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि ये तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है इसके शासनकाल में, क्योंकि इसने 8 कवियों को, तेलुगु के 8 कवियों को इसने संरक्षण दिया था, ठीक है। उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। जैसे इसने कुछ उपाधियाँ भी धारण करी थी, आंध्र भोज, यवन राज, स्थापनाचार्य, अभिनव भोज, ये सब पूछी जाती हैं, ये उपाधियाँ पूछी जाती हैं, तो याद रखिएगा इनको। रचनाएँ इनकी ये याद रखना, आमुक्त माल्यद, ठीक है, आमुक्त माल्यद, जाम्बवती कल्याणम, उषा परिणयम, ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनमें से आमुक्त माल्यद जो है ये तेलुगु में है, ये ध्यान रखना, तेलुगु में है। जाम्बवती कल्याणम एकमात्र ऐसा नाटक है, ठीक है, जो कि ये संस्कृत में लिखा है इन्होंने। ये पूछा जाता है, ये संस्कृत का नाटक है ये, ठीक है, ये संस्कृत का है तो पूछा गया है ये याद रखना। जाम्बवती कल्याणम, ठीक है, उषा परिणयम ये हो गया। इसमें इनके समय पे डोमिंगो पायस ये यात्री आया था, ये विदेशी यात्री, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ठीक। और भी है, जैसे इनके दरबार में फादर लुई आए थे, ठीक है। बाबरनामा में जो उल्लेख है इनका मिलता है कृष्णदेव राय का, ठीक। अष्टदिग्गज ये बता ही दिया मैंने आपको। इनके जो गुरु थे वो व्यासराज थे, ठीक है, नाम याद रखिएगा, व्यासराज, हो सकता है पूछ ले, व्यास राज, ठीक है, गुरु का नाम, ठीक, ये ध्यान देना। हजारा का मंदिर, विट्ठल मंदिर वगैरह ये सब बनवाया था इन्होंने, ठीक, ये ध्यान रखना, हजारा का मंदिर। नागलपुर, ये कुछ जैसे नगर बसाया था ना, नागलपुर। हासपेट, हासपेट, हासपेट का ध्यान रखना, ये अपनी पत्नी की स्मृति में इसने बसाया था ये नगर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैंने कहा बता दूंगा आपको, ठीक। देखिए अब ये हम्पी जो है ये प्राचीन विजय नगर साम्राज्य की ये राजधानी रही है। विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है इसको, ठीक। ये विरूपाक्ष मंदिर भी है यहाँ पे। विजयनगर साम्राज्य, कृष्णदेव राय के बाद चलो अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं। पहले देखिए अरविडू वंश, ठीक है। अरविडू वंश में ये कौन कौन, 1570 से लेके 1686 तक, ठीक। तिरुमल से ये शुरू होता है बेसिकली, फिर तिरुमल आते हैं, फिर श्रीरंग आते हैं, वेंकट, फिर रामदेव, श्रीरंग तृतीय, ठीक है, फिर ये वेंकट तृतीय और श्रीरंग द्वितीय। तो ये याद रखिएगा इनको इस तरीके से।
लास्ट जो शासक थे ये श्रीरंग तृतीय थे, जिनका कि मतलब इसके बाद ये अरविडू शासक भी ये नहीं, इसके बाद हाँ ठीक है, इसके बाद 1646 में ही यही मतलब श्रीरंग तृतीय थे। ठीक, अरविडू वंश समाप्त हो जाता है ये। बेसिकली जो है तिरुमल ही थे इसके जो संस्थापक। जब ये कौन सा युद्ध था ये, जो ये राक्षस तंगड़ी वाला युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसको तालीकोटा का युद्ध कहते हैं 1565 में, जिसमें कि सदाशिव राय जो थे मेन जो उनके नेता थे, मतलब सेनापति, वो लड़ा था उसमें। उसमें जो ये बहमनी साम्राज्य जो था, जो कि 4-5 भागों में टूटा हुआ था, जिसमें कि आपका ये था बरार था, ठीक है, ये गोलकुंडा, ये सब मिल के इन्होंने 4-5 राज्यों ने मिल करके एक संघ बनाया था। उसी संघ ने ये इनके खिलाफ युद्ध किया, और उस युद्ध में एक चीज़ याद रखना, बरार शामिल नहीं था, ठीक है, अहमदनगर था शामिल था, बीजापुर शामिल था, गोलकुंडा था, ठीक, बिदर था, लेकिन बरार नहीं था। ये ध्यान रखना, ये बरार इस युद्ध में शामिल नहीं था। अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि तालीकोटा के युद्ध में बरार भी शामिल था, तो ये वाक्य गलत है। उसमें सिर्फ कौन कौन सा था मैंने बताया, अहमदनगर, बीजापुर, ठीक है, गोलकुंडा और बिदर, ठीक है, ये थे, लेकिन बरार नहीं था, ध्यान रखना। ठीक, चलिए, ये याद रखना। एक सीजर फ्रेडरिक था, सीजर फ्रेडरिक, वो तालीकोटा के युद्ध के बारे में मतलब बोलता है कि वो आंखों युद्ध, मतलब आंखों देखी टाइप का हाल सुनाता है उसमें। ठीक, वो उस समय आया था। तो अरविडू वंश के बारे में जान लिया हमने, तिरुमल द्वारा सदाशिव राय तुलु वंश को अपदस्थ करके ये वेंकट द्वितीय बना था। ठीक है, राजा वाडियार ये मैसूर राजा का संस्थापक था। समकालीन चंद्रगिरी, जो राजधानी चंद्रगिरी, स्पेन के साथ ही इनके राजनयिक संबंध वगैरह थे। ठीक, तो ये याद रखिएगा। यहाँ से ये शिष्ट जो है एक भूकर था यहाँ पे। विजयनगर साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत अगर पूछे तो शिष्ट यानी भूख। 58वें या अस्थवन, ये क्या था, ये केंद्रीय राजस्व विभाग था ये। 58वें या अस्थवन बोलते हैं उसको। ठीक है, ये बता ही दिया मैंने आपको। विजयनगर साम्राज्य के संरक्षण में साहित्य, तो साहित्य में मैंने बताया कि जो उनके अष्ट दिग्गज थे उन्होंने तो रचना करी ही करी। ये तेलुगु में आमुक्तमाल्यद कृष्णदेव राय की है। परिजात अपहरण ये नंदी तिन्नम की है। ठीक है, मनुचरित्र लेखक ये अल्लसानी पेदन्ना, ये याद रखना। ठीक है, संस्कृत में मधुर विजयम या मधुरा विजयम ये गंगा देवी। ऊषा परिणयम जामवंती और कल्याण, ये ऊषा परिणयम भी है यहाँ पे दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। मैंने बताया था वो जामवती कल्याणम उसके अलावा भी है। ठीक है, संस्कृत में ये, तो दोनों याद रखिएगा। मैंने पहला ही बताया था, लेकिन वो पहला वो था, दूसरा ये था ऊषा परिणयम। ठीक, राजकालीन निर्णय ये गुरु विद्यारण थे यहाँ इनके। ठीक है, गुरु थे इनके। प्रभु लिंगालीलम ये कन्नड़ में, ये चामरासा। कर्नाट भारत कथा मंजरी ये कुमार व्यास। रामधन्य चरित या नल चरित ये दोनों मतलब पुस्तकें ये कनकदास। तो याद रखिएगा, हो सकता है कि कई मैचिंग में पूछ ले या सीधे सीधे एक प्रश्न वन लाइनर में पूछ ले, तो इनको ध्यान रखिएगा। इस चीज़ ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ऐसी पुस्तक का नाम पता ही नहीं होगा। विजयनगर साम्राज्य का जो प्रशासन था उसके बारे में जान लीजिए आप थोड़ा बहुत। नायकों द्वारा ये यहाँ पे प्रशासन चलाया जाता था बेसिकली। तो जैसे क्या है कि आपने सुना होगा आयंगर व्यवस्था और नायंकर व्यवस्था। ये विजयनगर साम्राज्य की खास व्यवस्था थी एक तरीके से, नायंकर और आयंगर। ठीक है, आयंकर या आयंगर, कहीं कहीं गा रहेगा, कहीं कहीं का रहेगा, तो कन्फ्यूज़ मत होना आप लोग। ये चीज़ें इस तरीके से थी। बेसिकली ये शहर के प्रशासन से संबंधित थी और ये ग्रामीण प्रशासन से। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रशासन देखते थे ये। ठीक, नायकों द्वारा जो राजा को भेंट प्रस्तुत किए जाते थे ये। ठीक है, स्वरूप पारंपरिक निरंकुश राजशाही था, ये याद रखिए। अभी मैंने बताया ना, ये नायंकर व्यवस्था ये दिल्ली सल्तनत की इक्ता व्यवस्था थी, यानी कि शहरों में जो ये अपना प्रशासन चलाते थे, ये नायंकर व्यवस्था थी। सेना का कमांडर नायक कहलाता था। अपने क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार था उसको। ठीक है, राजा या राय कहा जाता था उसको। राजा ये सर्वोच्च पद हुआ करता था, सभी शक्तियाँ राजा के पास थी। सेना का सर्वोच्च अधिकारी भी होता था ये, कहीं भी भेजना है तो। ठीक है, देखिए अब ये तालीकोटा का युद्ध देखिए, इसमें जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई उसमें 1565 में हुआ था ये। राम राय के जो 2 मुस्लिम सेनापति थे, गिलानी बंधुओं का विश्वासघात इसमें पराजय का प्रमुख कारण रहा। ठीक, गिलानी बंधु 1565 में हुआ। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ये संयुक्त लड़ी। इसमें बरार की सेना नहीं थी, याद रखिएगा। ठीक है, कभी ऐसा पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। तत्कालीन विजयनगर का शासक कौन था, तो ये सदाशिव राय था, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी। मैंने बताया ना कि राम राय उनके वो प्रमुख सेनापति के रूप में लड़ रहे थे, और उनके
वास्तविक शक्तियाँ भी उन्हीं के पास थीं। ठीक है, बरार संयुक्त सेना में सम्मिलित नहीं हुआ था, ये मैंने बताया आपको। फरिश्ता ने ये जो है युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, वहाँ उस समय था ये। ठीक है, वास्तविक क्षेत्र ये राक्षसी एवं तंगड़ी ग्रामों में स्थित है, इसलिए इसको राक्षस तंगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है। तो ये इस वजह से। ठीक, विजयनगर साम्राज्य में जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था, तो मंदिरों में देवदासी और ये समाज में सती प्रथा, ये दोनों प्रचलित थी। ठीक है, देवदासी समझ रहे होंगे आप लोग, देवदासी आपने पढ़ा होगा। रेशम, सूती वस्त्र, इत्र का व्यापार वगैरह, ये सब चलन वगैरह होता था। वैश्यावृत्ति, संस्थानीकरण था। ठीक है, समाज में 4 वर्ण पाए जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, संगम मुख्यतः जो है ये शैव धर्म के अनुयायी थे। वैभवपूर्ण जीवन था इनका। ठीक है, ये सारी बातें याद रखिएगा आप लोग। ठीक, विजयनगर स्थापत्य कला क्या क्या कहाँ कहाँ कैसा रहा। ठीक है, तो ये मंदिर और चारदीवारी से घिरे हुए जो बनवाते थे, जैसे हजारा मंदिर मैंने बताया ना अभी आपको, ठीक, वो था। द्रविड़ शैली में ये बनवाए गए, जैसे हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, हजारा राम मंदिर, कमल महल, ये सब हैं। मंदिर की विशेषता देवता तथा उनकी भार्या मतलब समझ रहे हैं ना आप, पत्नी। विवाह समारोह हेतु मंडप यानी कल्याण मंडपम की ये जो विशेषताएं हैं ये याद रखिएगा। जैसे अगर कभी आपको मेंस में भी लिखना पड़े, मेंस में भी अगर विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापत्य कला है तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। कल्याण मंडपम की जो विशेषता है ये विशेषता बेसिकली विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला में ही पाई जाती है। ठीक है, सहस्त्र स्तंभ मंडल, अलंकृत स्तंभ, ये दरियाई घोड़ों की मूर्ति, ये सब वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, जाइएगा कभी आप लोग देखिएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें थी। और भी कुछ बता देता हूँ मैं, जैसे विजयनगर साम्राज्य से। वैसे तो मैंने आपको वो वीडियो बताया है, उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको विजयनगर साम्राज्य से काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, नायंकर व्यवस्था, और ये मैंने बता दिया आपको। राज्य होता था, राज्य के नीचे वलनाडु या कोट्टम, फिर नाडु, ठीक है, तहसील, मेला ग्राम, ठीक है, उसके बाद उर या ग्राम, इस तरीके से। तो सबसे जो छोटी इकाई ग्राम ही होती थी। ठीक है, और बता दिया मैंने आपको। स्थानीय शासन में जैसे कि सभा या नाडु, ये स्थानीय प्रशासन की जो संस्थाएं होती थी, सभा या नाडु होती थी, वहाँ के जो क्षेत्र विशेष के लोग होते थे वो वहाँ का कार्यभार संभालते थे ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ गांव होते थे, जैसे ब्रह्मदेय गांव बोलते थे। कौन से गांव? ब्रह्मदेय। तो ये याद रखिएगा, ब्रह्मदेय गांव क्या है? ब्राह्मणों को जो अनुदान के रूप में जो गांव प्रदान किए जाते थे, जैसे ब्राह्मण हैं उनको बोला भाई ठीक है ये तुम गांव ले लो, ये 2-4 गांव ले लो तुम, तो वो क्या कहलाते थे? वो ब्रह्मदेय गांव कहलाते थे। और इनकी एक सभा होती थी। ठीक है, जैसे हर गांव में सभाएं होती थी ना, तो उसी तरीके से उस समय भी होती थी। उनको चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। ठीक, तो महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूँ मैं, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं है। ठीक है, चतुर्वेदी मंगलम, ठीक, ये याद रखिएगा, चतुर्वेदी मंगलम लिख लीजिएगा। ये ब्रह्मदेय गांव की जो सभा होती थी, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। गैर ब्रह्मदेय, एक तो ब्रह्मदेय हो गया, एक गैर ब्रह्मदेय। तो गैर ब्रह्मदेय कौन सी हो गई? जो नॉर्मल होती थी वो। ठीक, तो उसमें क्या जो सभाएं होती थी उनको क्या कहते थे? इसको तो कहते थे कि चतुर्वेदी मंगलम, उनको क्या कहते थे? उर, उनको क्या कहते थे? उर। तो ये याद रखना। ठीक, एक चीज़ और फैक्ट से याद रखिएगा, जो विजयनगर साम्राज्य था ये ऐसा, मतलब अब्दुल रज़ाक था। अब्दुल रज़ाक आया था, किसके समय पे आया था? देवराय द्वितीय के समय पे आया था ये अब्दुल रज़ाक। ठीक है, जिसने कि गजबेटकर की उपाधि भी धारण करी थी। ठीक, वो याद रखिएगा। तो देवराय द्वितीय के समय पे अब्दुल रज़ाक आया था, ये फारस का यात्री था। इसने बताया था, मतलब अपने उसमें यात्रा वृत्तांत में, कि विजयनगर साम्राज्य में जो पुलिस का वेतन होता था, पुलिस का वेतन कैसे देते थे? तो उसको जो वैश्यालय हुआ करते थे, वैश्यालयों से होने वाली जो आय होती थी उसमें से निकाल के, मतलब वो पुलिस को वेतन प्रदान किया जाता था। तो ये याद रखना। भूमिकर हमने बता ही दिया था कि शिष्ट जो है वो प्रमुख भूमिकर था। लगान वसूली के लिए 58 या अस्थवन करके व्यवस्था थी। ठीक है, नगद राजस्व को क्या कहा जाता था? अगर नगद आप दे रहे हैं या लिया जा रहा है तो नगद राशन, वो उसको राजस्व को क्या कहते थे? सिद्ध दाय, सिद्ध दाय। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ, इनको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख लिया हमने, स्थापत्य हमने बता दिया आपको। दिल्ली सल्तनत की कुछ विविध चीज़ें बता देते हैं आपको। अब जैसे विभिन्न प्रशासनिक विभाग कौन कौन से थे? तो दीवाने मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग से था। रियासत, ये बाजार नियंत्रण से था। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग से था। दीवाने खैरात, ये दान विभाग से। दीवाने बंदगान, ये दास विभाग से। ये सारे विभाग जो है ये दिल्ली सल्तनत में पाए जाते थे। दिल्ली सल्तनत में ये विभिन्न विभाग थे, इनके अंडर में ये सब काम करते थे। आगे देखिए, जो सैन्य संगठन था दिल्ली सल्तनत में, तो उसमें कैसे कैसे थे? तो ये 10 सिपाहियों की एक टुकड़ी, जो जिसको कि सरखेल कहते थे, दशमलव प्रणाली जिसको कहते हैं, 10-10 के
ग्रुप में चलता था ये। तो सरखेल क्या होता था, 10 सिपाहियों की एक टुकड़ी हुआ करती थी। 10 सरखेल क्या है, एक सिपह सालार। 10 सिपह सालार एक अमीर कहलाता था। एक 10 अमीर जो है वो एक मलिक होता था, और 10 मलिक जो है एक खान। जो सबसे बड़ा अगर कहा जाए सैन्य संगठन में तो वो खान होता था। खान के पास 10 मलिक होते थे, और सबसे छोटा सरखेल। तो इनका जो क्रम है वो भी पूछा जा सकता है, इसको क्रम वाइज याद रखिएगा कि किस तरीके से किसके पास कितने होते थे। ठीक है, ये क्रम, इसी को दशमलव प्रणाली कहते थे। ठीक, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और सेना का मुख्य जो सेनापति है वो तो सुल्तान होता ही था। तो ये वहाँ पे चीज़ें थी। कर व्यवस्था देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो है कुरान के नियमानुसार कर निर्धारण किया था इसने। 4 कर लगाया था इसने। ठीक है, बाकी सब अन्यत्र जो कर थे वो काफ़ी सारे जो कर थे उनको हटा दिया था। खराज, जजिया, खुम्स यानी लूट का धन हुआ करता था, ये जक़ात, ये 4 कर इसके टाइम पे लगे थे। सिकंदर लोधी जो है वो गड़े हुए जो खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लेता था ये। ठीक है, किसने, सिकंदर लोधी ने कोई हिस्सा नहीं लिया था इसने। बाकी सभी शासक लेते थे लेकिन ये नहीं लेता था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। ग्राम पर जो भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था, चौधरी। ठीक, याद रखिएगा, बोलते हैं ना बड़े चौधरी बन रहे हो, तो वही है। विजारत क्या था, ये विजारत बेसिकली ये इस्लामी कानून में उसकी मान्यता थी। ठीक है, ये विजारत एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फ़ारस से ली थी इसको। प्रथम वज़ीर महमूद गजनवी के शासनकाल में ये अब्बास फजल बिन महमूद। राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था वो वज़ीर कहलाता था। विजारत काल का जो स्वर्ण काल था वो तुगलक काल में था, और फिरोज शाह तुगलक के समय पे सबसे चरमोत्कर्ष पे था ये, यानी कि सबसे उच्च स्तर पे पहुंच गया था ये, किसका, विजारत का काल। और अगर निम्न स्तर पूछा जाए यहीं पे तो किसके टाइम पे था, वो बलवन के समय पे था। याद रखिएगा ये। ठीक है, सबसे निम्न बलवन और सबसे उच्च जो विजारत का काल था वो यहाँ पे था। ठीक, सल्तनतकालीन कुछ मुद्राएं हैं। देखिए, 2 प्रमुख मुद्राएं, टका जो चांदी की हुआ करती थी, जीतल तांबे की। ठीक है, ये दोनों ही इल्तुतमिश ने जारी किया था। टका और जीतल का जो अनुपात हुआ करता था 1:48 था। ठीक, याद रखिएगा। सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा जो कि अल मुस्तसीम थे, उनका नाम किसने अंकित करवाया था सिक्कों पर, तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर था। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। टंक ए सियाह कौन जारी किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। अधा और बिख मैंने बताया था ना जब मैं फिरोज शाह तुगलक को पढ़ा रहा था, तो अधा, बिख और ससगनी, इसे ये एक और याद रखिएगा, ससगनी पूछा भी गया है ये सब। ठीक, देखिए दिल्ली सल्तनत की जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में कुछ जान लीजिए। इसको ख़त्म ही कर देते हैं, दिल्ली सल्तनत वाला ये पूरा जो प्रकरण है ना, ये पूरा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर हम आगे मुग़ल वाले उसमें आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा है तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम ये वाला पार्ट समाप्त करके आगे छोड़ देंगे, थोड़े आगे उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर इसको मैं करूँगा तो 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ तक करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से जो सल्तनत काल वाला था यहाँ तक कर देता हूँ मैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में साहित्य वगैरह ये सब आज की क्लास में इसको ख़त्म कर देते हैं। चलिए देखिए, फटाफट करते हैं, अभी जल्दी जल्दी बताएंगे आपको। ये बता दिया हमने, ये कला और स्थापत्य बता दिया। एकता व्यवस्था ये यहाँ तक था ना, मुद्रा तक बता दिया था हमने। दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था देखिए, न्यायिक प्रशासन में सुल्तान तो प्रमुख होता ही था, सबसे सर्वोच्च अधिकारी। उसके बाद काजी होते थे, ये मुख्य न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। सैन्य शासन व्यवस्था हमने बता ही दिया था, सैन्य का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान ही हुआ करता था। हक़ कल्ब जो है ये केंद्रीय सेना होती थी, और हस्म अतरफ प्रांतीय सेना महत्वपूर्ण है। अतरफ जो है वो स्थानीय सेना थी यानी प्रांतीय सेना, और कल्ब, हस्म कल्ब जो है वो केंद्रीय सेना थी। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। एकता व्यवस्था जो है ये जो इसके शुरुआत जो की थी, तो उसकी शुरुआत की थी उसके समय पे, ये आपके इल्तुतमिश के समय पे। ठीक है, लेकिन ये बीच में अलाउद्दीन खिलजी, जब ये खिलजी वंश आया तो उस समय इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर से फिरोज शाह तुगलक के समय फिर से इसको वंशानुगत बना दिया गया। ठीक, राज्य को एकताओं में बांटा गया था जिसका प्रमुख इक्तेदार होता था। ठीक है, फवाजिल, एकता से प्राप्त अतिरिक्त आय जो है वो सरकारी खजाने में जमा कराया जाता था, उसको बोलते थे फवाजिल। ठीक है, इल्तुतमिश के समय ये बहुत सुव्यवस्थित हुआ था, इसी वजह से उसको मानते हैं कि इक्तादारी शुरू हुई। वैसे तो उसके पहले ही जब शुरू हो गई थी ये। ठीक है, प्रथम एकता जो है ये, हाँ ये देखिए वही बता रहा था मैं,
कि शुरुआत तो पहले से ही हो गई थी, लेकिन यह है कि सुव्यवस्थित तरीके से इसी के टाइम पे हुआ था, इसलिए इसको बोला जाता है कि इक्ता प्रथा शुरुआत करी थी इसने। ठीक है, चलिए कुछ स्थापत्य कला हम देख लेते हैं। ये भारतीय और इस्लामिक स्थापत्य का मिश्रण हुआ। ठीक है, अरबस्क, स्क्रीच, कूफी शैली, इनका सबका आगमन हुआ। मेहराब तथा गुंबों की जो ये गुंबद की प्रधानता हुई। ठीक है, चूना, राबिस और सुर्खी का प्रयोग बढ़ा। क्या क्या निर्माण कार्य हुए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में। कुतुबुद्दीन ये कुतुब मीनार का प्रारंभ करवाया था, हालांकि पूरा नहीं करवा पाया। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में। ठीक, ये सब इसने बनवाए। इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया, सुल्तानगढ़ी का किला, हौज शमसी ईदगाह, अतरकीन दरवाज़ा, कुतुब मीनार इसने पूरा करवाया था। तो ये सारी चीज़ें इल्तुतमिश ने करवाई। अलाउद्दीन खिलजी देखिए, हज़ार सितून, हौज इलाई और अलाई दरवाज़ा, ये 3 चीज़ याद रखिएगा। मुबारक शाह खिलजी, ऊखा मस्जिद याद रखिएगा ये। ठीक है, बलवन का मकबरा, बलवन ने अपना मकबरा स्वयं ही बनवा दिया था। ठीक है, विशुद्ध इस्लामिक शैली में बना हुआ ये प्रथम मकबरा था ये बलवन का, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन वो पूरा किया गया इल्तुतमिश द्वारा। चौथी मंजिल जो है क्षतिग्रस्त हो गई। फिरोज शाह तुगलक द्वारा चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया गया और 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया गया। मतलब चौथी जो क्षतिग्रस्त हो गई थी उसका तो पुनरुद्धार करवाया ही, साथ में 5वीं मंजिल भी जोड़ दी। सिकंदर लोधी भी इसमें कुछ मरम्मत करवाया था इसने। ठीक, तो ये याद रखना। देखिए स्थापत्य स्थल कौन कौन से, जामा मस्जिद ये कुलबर्गी, ठीक, कर्नाटक। कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में। जहाज महल ये धार मध्य प्रदेश में है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। ठीक, देखिए ये सब हैं। चलिए यहाँ देखिए, और वास्तुशैली ये संबद्ध राजवंश, किससे झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल जो मुख्य द्वार थे वो सरकी शासक जो आपको देखने को मिलेगा। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर खिलजी में। स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग ये विजयनगर साम्राज्य की विशेषता है। ढालू दीवारें ये सलामी स्थापत्य ये तुगलक वंश की हैं। ठीक, कृति और लेखक देखिए, जवामी उल हिकायत ये सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफ़ी। हकाइक ए हिंदी मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। तहदीब अल अखलाक ये इब्न मिस्कवाह। ठीक, ये नाम याद रखिएगा। बाकी ये देखिए अभी इसमें बहुत सारा है, तो यहीं तक रखते हैं 85 तक, सल्तनत काल विविध तक। ठीक है, इसके आगे जो बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको पूरा कर देता हूँ मैं। देखिए जैसे सल्तनत काल में अधिकांश अमीर व सुल्तान जो है वो तुर्क वर्ष से संबंधित थे। केंद्रीय शासन का जो प्रधान हुआ करता था उसको अमीर बोलते थे। ठीक है, सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को दी जाने वाली संज्ञा थी ये अमीर। केंद्रीय शासन का प्रधान तो सुल्तान ही होता था। ठीक है, अमीर किसको बोलते थे, जो प्रभावशाली पदों पर हुआ करते थे ये। ठीक है, इनका प्रभाव उस समय अधिक जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल हो जाता था। ठीक है, या अल्पवयस्क हो, तो ये अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ही वो करते थे। ठीक है, शासनकाल जैसे तुगलक वंश का शासनकाल सबसे बड़ा रहा, दीर्घकालिक रहा है, मैंने बताया आपको। ठीक है, खिलजी वंश का सबसे कम रहा है। ठीक, खिलजी वंश का बहुत कम रहा है। देखिए कुछ सैन्य प्रमुख ये सल्तनतकालीन कुछ प्रमुख विभाग, जैसे दीवान आरिज ये सैन्य विभाग था। दीवान रसालत ये धार्मिक मुद्दे या विदेशी मामलों की देखरेख करता था ये दीवान रसालत। दीवान वजारत ये वित्तीय मामला या राजस्व बता चुका हूँ मैं आपको। दीवान इंसा ये शाही सचिवालय था ये बेसिकली। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ तक रखते हैं अभी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा कमेंट में, और किस तरीके से आप इसको और बेहतर बनवाना चाहते हैं तो बताइएगा, या किसी टॉपिक पे और आपको चाहिए वीडियो तो बताइएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है, जय हिंद।